नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा राज्य विधानमंडल में वर्ष 2022-2023 के लिए बजट पेश किया गया। इस बजट में फुले, शाहू व अम्बेडकर से लेकर गाड़गे बाबा जैसे महापुरुषों के जन्म स्थान पर स्थित शालाओं के लिए विशेष निधि का प्रावधान किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्य के 10 गाँवों में स्कूलों का चयन किया गया है। इन 10 स्कूलों को प्रति शाला 1-1 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर विगत कई दिनों से प्रयास कर रही थी और उनकी मेहनत की वजह से इस बजट में अमरावती जिले के मोजरी व शेनगांव के स्कूलों का समावेश किया गया है। इन स्कूलों को भी राज्य सरकार द्वारा बजट में 1-1 करोड़ रुपए की निधि प्रदान करने की घोषणा की गई। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को सर्वसमावेशक बताते हुए कहा कि बजट में उनके महिला व बाल विकास विभाग के लिए सबसे अधिक 2,472 करोड़ रुपए की निधि देने का ऐलान किया गया है, जिससे समूचे राज्य में महिलाओं व बच्चों के उत्थान हेतु विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट का अमरावती जिले को भी सर्वांगीण लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बजट में समूचे राज्य हेतु कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हें अमरावती जिले में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा अमरावती जिले में जल्द ही बेलोरा विमानतल के लिए नई टर्मिनल इमारत का निर्माण करते हुए रात्रिकालीन उड़ान शुरू की जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा उद्योग नीति को लेकर की गई घोषणा के चलते नांदगांवपेट MIDC में कई उद्योगों के साथ MOU करार किए जाएंगे। इसके साथ ही अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के ने भी इस बजट को बेहतरीन और शानदार बताते हुए कहा कि इस बजट में अमरावती शहर व जिले का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जिसके तहत अमरावती में ट्रॉमा केयर यूनिट मंजूर करने के साथ ही टेलीमेडिसिन की सुविधा यहां साकार की जाएगी, जिससे जिले के ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सरकार ने पिछड़ा वर्गीय छात्राओं के छात्रावास हेतु निधि देने की घोषणा की है और अमरावती में सड़कों के निर्माण हेतु भी निधि के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। अमरावती मनपा क्षेत्र में रहने वाली संपत्तियों की खरीदी बिक्री हेतु जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में जहां 4 पंजीयन केंद्र कार्यरत हैं, वहीं मनपा क्षेत्र के अलावा अमरावती तहसील में शामिल करीब 125 छोटे बड़े गांवों में स्थित जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री का 10 पंजीयन अमरावती तहसील कार्यालय में करना होता है, जहां पर केवल एक ही पंजीयन कार्यालय कार्यरत है। ऐसे में इस पंजीयन कार्यालय में हमेशा ही खरीदी बिक्री के व्यवहारों का पंजीयन कराने हेतु लंबी कतारें लगी रहती हैं और भीड़भाड़ का आलम कुछ ऐसा होता है कि यहां पर 10 पंजीयन कराने हेतु आने वाले नागरिकों को बाकायदा 15 दिन बाद का समय देते हुए टोकन नंबर आवंटित किया जाता है, जिसकी वजह से तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाले नागरिकों को एक अदद पंजीयन कराने हेतु कम से कम 2 से 3 चक्कर तहसील कार्यालय के काटने पड़ते हैं। अमरावती तहसील कार्यालय परिसर में एक बेहद सक्रिय सी जगह और महज एक छोटे से कमरे में तहसील क्षेत्र के लिए खरीदी बिक्री का पंजीयन कार्यालय स्थित है, जहां पर पूरे तहसील क्षेत्र में होने वाले प्लॉट व खेतों की जमीनों की खरीदी बिक्री के व्यवहारों का पंजीयन होता है। अमरावती तहसील कार्यालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत अमरावती मनपा में शामिल होने वाले शहरी क्षेत्रों को छोड़कर तहसील का शेष इलाका आता है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर भूमि कृषि भूमि है। वहीं इन दिनों रिहायशी क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में कृषि भूमि को अकृषक करने और लेआउट डालने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की खरीदी बिक्री का सिलसिला इन दिनों काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद तहसील कार्यालय में केवल एक पंजीयन केंद्र काम कर रहा है और इस कार्यालय का मनुष्य बल भी पंजीयन के कार्य हेतु अपर्याप्त साबित हो रहा है। भवन निर्माण व्यवसायियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई की अमरावती शाखा द्वारा आयोजित प्रॉपर्टी शो का आज बड़े भव्य दिव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। स्थानीय होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित इस प्रॉपर्टी शो का जिलाधीश पवनीत कौर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अमरावती क्रेडाई द्वारा होटल ग्रैंड महफिल में 11, 12 व 13 मार्च तक 3 दिनों के लिए प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 21 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी गणमान्यों ने यहाँ पर लगाए गए स्टॉल को भेंट भी दी। यह प्रॉपर्टी एक्सपो आगामी 13 मार्च तक रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क तौर पर खुला रहेगा। मराठी पत्रकार परिषद से संलग्नित अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा कल 12 मार्च को पत्रकारिता जीवन गौरव व उत्कृष्ट सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम हॉल में कल 11:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन दैनिक देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोहरे के हाथों किया जाएगा। जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर शंकर बाबा पापलकर तथा बतौर विशेष अतिथि अमरावती के विभागीय उपायुक्त संजय लाहाने, सूचना व जनसंपर्क विभाग के उप संचालक हर्षवर्धन पवार तथा मराठी पत्रकार परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा उपस्थित रहेंगे। इस विशेष सत्कार समारोह में करीब 55 वर्षों तक पत्रकारिता क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और अपनी संपादकीय लेखनी के जरिए 6153 अग्रलेखों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं व मसलों पर अपने विचार रखने के साथ ही 2 पुस्तकों का प्रकाशन करने
करने वाले दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्लास बालकृष्ण मराठे को जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पत्रकारिता क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले स्थानीय पत्रकारों को भी उत्कृष्ट सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में इंटरनेट का मुख्य सर्वर 18 दिन पहले अकस्मात ही उच्च विद्युत दाब की वजह से जलकर खाक हो गया था। ऐसे में पिछले 18 दिनों से आरटीओ कार्यालय में मुख्य इंटरनेट की लीज लाइन बंद है और पर्यायी इंटरनेट सेवा के जरिए कुछ काम चल रहे हैं, किंतु लाइसेंस व आरसी तैयार करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि गत रोज संबंधित कंपनी से आरटीओ कार्यालय में नया मुख्य सर्वर लाया गया है, किंतु फिलहाल तक इसका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया। ऐसे में उम्मीद है कि आज अथवा कल में यह काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लाइसेंस व आरसी बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में जीत का जश्न धारनी तहसील के भाजपा अध्यक्ष हीरालाल मावस्कर के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर शहर में बैंड बाजे के साथ रैली निकाली गई और चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाई का वितरण किया गया। ऑल इंडिया पैंथर सेना द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि जिले में इन दिनों दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले काफी अधिक बढ़ गए हैं। ऐसे में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों को तत्काल रोका जाए और अमरावती जिले को दलित अत्याचारग्रस्त जिला घोषित किया जाए। काही जिल्ह्यामध्ये जातीच्या नावाखाली आम्हाला पाणी दिलं जात नाही, मूलभूत हक्क दिले जात नाही, दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी असेल, अनेक प्रश्न जे जातीमुळे नाकारले जातात। अमरावतीमध्ये दलित अत्याचाराने थैमान घातल्यामुळे ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेची मागणी आहे की तात्काळ अमरावती जिल्ह्याला दलित अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात यावं। स्वतंत्र विदर्भाची सुद्धा भूमिका घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहे। स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करून त्याला दीक्षाभूमी राज्य असं नाव द्यावं ही आमची भूमिका आहे। अमरावतीच्या निवडणुकीत सुद्धा ऑल इंडिया पॅन्थर सेना निर्णायक भूमिका घेणार आहे आणि यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत अमरावतीच्या महानगरपालिकेवरती निळा झेंडा फडकला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे। संविधानवादी पक्ष संघटनांनी यासाठी जे आघाड्या करतील त्यावरती आम्ही बारीक लक्ष ठेवून आहेत। येणाऱ्या काळात आमची सुद्धा भूमिका आम्ही जाहीर करणार आहेत। ईव्हीएम हा असणारा सर्वात मोठा प्रश्न आज देशापुढे उभा आहे। काल लागलेले सगळे निवडणुकीचे निकाल हा एका इलेक्ट्रॉनिक मशीनचा विजय, कोणत्याही पक्षाचा विजय नाही। लोकशाहीची ही हत्या झालेली आहे। समग्र देशात या पक्षाच्या विरोधात लाट असताना सत्ता आलीच कशी हा असणारा सर्वात मोठा प्रश्न है। प्रकल्पग्रस्तों की विभिन्न मांगों को लेकर विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले 7 दिनों से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी धरना आंदोलन किया जा रहा है, जो आज 8वें दिन भी लगातार जारी रहा। इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों की ओर से समर्थन प्राप्त हो रहा है। शिवसेना की स्थानीय शाखा द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि ग्रामीण सह निबंधक कार्यालय में 3 निबंधकों की नियुक्ति की जाए। इन दिनों अमरावती के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन को बड़े पैमाने पर प्लॉट के लिए अनुमति दी जा रही है, जो शहर के विकास की दृष्टि से उचित है, किंतु इसकी तुलना में खरीदी बिक्री करने के लिए अमरावती तहसील कार्यालय में केवल एक दुय्यम निबंधक है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महानगरपालिका के उपायुक्त तथा मध्य जोन के सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखड़े द्वारा शहर वासियों से कहा गया है कि आगामी 31 मार्च तक प्रॉपर्टी का टैक्स भरें और जुर्माने में 25% तक छूट पाएं। यदि समय रहते टैक्स नहीं भरा जाता है तो संबंधितों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए, वहीं एक व्यक्ति कोविड मुक्त हुआ। समूचे संभाग में इस दौरान कुल 13 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अकोला के 5 व बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश है। वहीं इस दौरान संभाग में 8 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें यवतमाल के 1 व बुल्ढाना के 6 मरीजों का समावेश था। वरुड तहसील अंतर्गत बेनोडा शहीद पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक गणेश कोपुलवार की 32 वर्षीय पत्नी गंगा पोपुलवार ने आज अपने घर पर फांसी का फंदा लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह मामला आज सुबह 7 बजे उस समय उजागर हुआ जब घर पर मौजूद 8 वर्षीय गौरव व 4 वर्षीय गौरी नींद से जागे और उन्हें अपनी मां पंखे के साथ फंदे पर लटकी दिखाई दी। बच्चों द्वारा चीख पुकार मचाए जाने पर आस पड़ोस के लोगों को मामले का पता चला। इसके साथ ही वरुड की साई संगम कॉलोनी में हड़कंप मच गया। इस घटना के वक्त मृतका के पति गणपत पोपुलवार 2 दिनों के लिए पुलिस प्रशिक्षण हेतु वाशिम गए हुए थे। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कठोरा परिसर में बीती रात 1 बजे के आसपास किसी अज्ञात वाहन ने राजेंद्र आनंदराव नांदुरकर नामक 56 वर्षीय दुपहिया चालक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राजेंद्र नांदुरकर बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान नांदुरकर की मौत हो गई।
मित्र की पत्नी के साथ रहने वाले अनैतिक संबंध में बाधा बन रहे मित्र उल्लास रामदास पवार की हत्या कर डाली, किंतु इससे आर्थिक लाभ भी हो इस बात का ध्यान रखते हुए दोस्त ने पहले उसके बीमा की बकाया किस्त भरी थी। इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या की गई। योजनाबद्ध तरीके से अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी नरेश गणेश पवार को पुलिस ने आज 48 घंटे के भीतर खोज निकाला। यह सनसनीखेज घटना कुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मार्डी में उजागर हुई थी। धारनी तहसील के 6 ग्राम पंचायत सचिवों की शिकायत पर कंपनी संचालक अनिल खड़से व सिद्धार्थ मनोहरे के खिलाफ 2 मार्च की दोपहर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। विगत 15 दिनों से संबंधित सचिव जिला परिषद और पुलिस आयुक्तालय के चक्कर काट रहे थे और आखिर 16वें दिन इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई। अमरावती से मुंबई के लिए अंबा एक्सप्रेस से जाते समय अकोला स्टेशन पर एक आरोपी ने महिला के हाथ पर झपट्टा मारकर उसका मोबाइल लूट लिया था और फरार हो गया था, जिसे 5 माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अकोला के अकोटफैल निवासी रिजवान शाह इरफान शाह बताया गया है। वरुण पुलिस थाने में जादू टोना अधिनियम 2013 के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने महिला समेत 5 आरोपियों को 6 माह की कैद के अलावा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुर्शी के जैसम चौक स्थित एक किराना दुकान के संचालक अपने दिन भर का व्यवहार निपटाने के बाद रकम को बैग में रखकर घर की ओर निकले ही थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात लुटेरे इस व्यापारी के पास पहुंचे और जोर जबरदस्ती करते हुए 1.25 लाख रुपए भरी बैग छीनकर फरार हो गए। मुर्शी पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए लुटेरों की तलाश करनी शुरू की है। संयुक्त खेती की मेड़ पर लगे पेड़ को छोटे भाई ने काट डाला। इस बात पर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की लाठी से बेदम पिटाई की। इस हमले में चाचा की मौके पर मौत हो गई। यह घटना बुधवार 9 मार्च को परसापुर गांव में घटित हुई। मृतक की शिनाख्त रमेश चुलपार के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े भाई हरीशचंद्र चुलपार व उसके बेटे विनोद चुलपार को गिरफ्तार किया है। चिखलदरा तहसील के कुही गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर कुल्हाड़ी से 5 लोगों पर हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी का नाम रंगलू मावजी तांडिलकर बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामनगढ़ रेलवे शहर के एक व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करते हुए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले काले परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ अंततः धोखाधड़ी का अपराध विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया। अदालत द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात दत्तापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यवतमाल के हिवरा संगम व आर्नी परिसर में एक साथ 2 एटीएम लूटकर ले जाने की घटना घटित हुई। गुरुवार तड़के हुई इस वारदात में केवल 1 घंटे के भीतर आरोपियों ने 2 एटीएम फोड़कर करीब 21 लाख रुपए चुरा लिए। अकोला सावंगी मार्ग पर टैंकर वाहन के पार्ट खरीदने नागपुर गए 2 युवकों की मोटरसाइकिल को वापस लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए असोला गांव निवासी जगदीश खारकर व जयंत मुजबेले, इन दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।